नमस्कार दोस्तों, ऋचा एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज आप लोग विलोम पार्ट थर्ड के बारे में फिर से देखेंगे। इसके पहले पार्ट थर्ड की वीडियो जो चल रही थी उसमें थोड़ी सी विसंगति आ गई थी नेट के चलते, और थोड़ा सा मौसम का प्रभाव भी उस पर पड़ा, इसके कारण से नेट में व्यवधान उत्पन्न हुआ। उस वीडियो को 3 स्टेप में अलग अलग जैसे जैसे व्यवधान सही होता गया देना पड़ा, लेकिन तीनों में हम खुद ही उस वीडियो से सेटिस्फाई नहीं हुए, क्योंकि कट कट करके उसमें डिस्प्ले दिखा रहा था। इसलिए हम पार्ट थर्ड को फिर से शुरू से लेना चाह रहे हैं और एक पार्ट में यानी थर्ड पार्ट को पूरी तरीके से आज कंप्लीट करेंगे। आप लोग लाइव हों वो लोग लगे रहिएगा, जुड़े रहिएगा। हम पूरी क्लास फिर से देंगे। पीछे वाला वीडियो पार्ट थर्ड का ना भी देखेंगे तब भी इसमें हम पूरी तरीके से इसका विश्लेषण करेंगे। देखते हैं पार्ट थर्ड के बारे में, पार्ट थर्ड विलोम के बारे में। विलोम में आप लोगों की इसके पहले पार्ट सेकंड तक की स्थिति अगर देखी जाए तो पार्ट सेकंड में बताया गया था कि उपसर्ग द्वारा हम विलोम कैसे बनाते हैं। आज देखेंगे कि उपसर्ग का परिवर्तन करके कैसे विलोम बनाते हैं। दूसरा उसके आगे का रूल है कि उपसर्ग परिवर्तन द्वारा विलोम। उपसर्ग परिवर्तन द्वारा विलोम। अभी था उपसर्ग जोड़कर, यहाँ परिवर्तन करके कह रहे हैं, जोड़कर परिवर्तन करके उपसर्ग। इसके पहले की क्लास में पार्ट सेकंड में हम पूरा कॉन्सेप्ट दिए थे। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग किसी भी शब्द, मूल शब्द के पहले शब्दांश के रूप में आकर के उस शब्द को एक नया रूप देता है। यानी जो शब्दांश किसी शब्द के ठीक पहले जुड़ करके उस शब्द को एक नए रूप में परिवर्तित कर दे, एक नया रूप दे, नया अर्थ, नया भाव उत्पन्न कराने में सक्षम हो, तो ऐसे ही शब्दांश को हम उपसर्ग के नाम से, ऐसे ही शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग यहाँ अब जोड़ करके नहीं बल्कि उपसर्ग का परिवर्तन करके हम प्रत्यय कैसे, उपसर्ग का परिवर्तन करके कैसे विलोम बनाएंगे, कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे एक उपसर्ग ले लिया गया कि उन्मुख। उन्मुख 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 का विमुख, उन्मुख का विमुख। दूसरा है धृष्ट। धृष्ट बताया गया। धृष्ट का विनम्र, विनम्र। तीसरा संजोग, संजोग का वियोग। देखिए इसमें उपसर्ग परिवर्तित कर दिया जा रहा। उन्मुख है, मुख यहाँ भी आया, मुख इसमें भी आया, दोनों में, लेकिन उन की जगह वी हो गया। धृष्ट का विनम्र हो गया, पूरा शब्द ही बदल गया। संजोग का वियोग हो गया, इंपॉर्टेंट है, ये पूरा शब्द बदल गया, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। संजोग का वियोग। इसी तरीके से उपकार का अपकार, उपकार, उपकार का अपकार। इसमें सब में देख रहे हैं कि इन शब्दों का अगर विश्लेषण किया जाए तो मूल शब्द जैसे उन्मुख में मुख मूल शब्द हो गया, तो उपसर्ग का परिवर्तन किया गया, यानी शब्दांश बदल गया। इसी तरीके से दूसरे शब्द में देखा जाए तो विनम्र, धृष्ट है, विनम्र है, पूरा शब्द ही बदल गया। संजोग का वियोग, योग मूल शब्द है, इसमें शब्द का परिवर्तन कर दिया गया, इसमें उपसर्ग विशेष रूप से नहीं, इसमें शब्द भी बदल गया। तो इस तरह से वेरी इंपॉर्टेंट है। अब धृष्ट का दूसरा कोई शब्द बिना विपरीत के रूप में होता नहीं, विलोम के रूप में होता नहीं, विनम्र इसका सबसे बेहतर शब्द। कुछ चीजें एक्सेप्शनल होती हैं, अपवाद स्वरूप होती हैं, तो इसको भी हम अपवाद के रूप में मानते हैं। संजोग का वियोग, संजोग का वियोग। उपकार का उपकार। अब देखिए कार यहाँ भी है, कार यहाँ भी है, यहाँ अप उप आया, वहां पर अप आ गया, इसलिए उपकार का अपकार। सरस, सरस मतलब होता है कि जिसमें रस हो, यानी जो रस के साथ यूज किया जाए, इसका हो जाएगा नीरस, यानी जिसमें रस ना हो। सरस का जिसमें रस ना हो उसको नीरस बोलते हैं।
सरस का नीरस। इसी तरीके से आगे देखें अंतर्द्वंद, 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 अंतर्द्वंद का होता है बहिर्द्वंद, 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 अंतर्द्वंद बहिर्द्वंद। अंतर्द्वंद मतलब जो अंदर ही अंदर आपस में विरोध की स्थिति उत्पन्न करे। अनुकूल, अनुकूल का प्रतिकूल, प्रतिकूल। अनुकूल मतलब होता है जो हमारे फेवर में हो, प्रतिकूल मतलब होता है जो हमारे फेवर में ना हो। इसी तरीके से अतिवृष्टि, 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 अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आया है अनावृष्टि, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, कई बार पूछा गया है। अतिवृष्टि। आदान, आदान मतलब होता है लेना, प्रदान मतलब होता है आदान का प्रदान, आदान मीन्स लेना, प्रदान मतलब होता है देना। इस तरीके से सुलभ, सुलभ ले लीजिए, एक शब्द है सुलभ, सुलभ का हो जाएगा दुर्लभ, सुलभ का दुर्लभ। सुलभ मतलब होता है जो आसानी से हमारे सामने, जो आसानी से हमको मिल जाए। दुर्लभ मतलब होता है जो जिसको हम मुश्किल से प्राप्त करें, उसको दुर्लभ के नाम से जानते हैं। इस तरह से उपसर्ग का परिवर्तन करके हम कैसे, उपसर्ग का विकार करके, उपसर्ग को हटा करके, परिवर्तित करके कैसे हम विलोम बनाते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और हम आपको याद दिला दें, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में जो विशेष रूप से आरओ की परीक्षा में, आरओ की एग्जाम में जो सिलेबस सुनिश्चित किया गया है, उसमें 10 क्वेश्चन विलोम से पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट को पता नहीं होता, विश्लेषण करने की क्षमता इतनी पैनी नहीं होती है, इतनी प्रखर नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में विश्लेषण करने की क्षमता के अभाव में उनको ये नहीं पता चल पाता कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस नियम को फॉलो कर रहे हैं। तो हम आपको याद दिला दें कि यहाँ से जो विलोम से क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं, हर नियम को कवर करता है। पार्ट फर्स्ट में हम सारा कॉन्सेप्ट बताए थे, पार्ट फर्स्ट में हम बताए थे कि कुल 7 नियम है, लेकिन अगर 7 नियम को हटा करके, कुल नहीं बल्कि मूल 7 नियम है, 7 नियम को हटा करके उस नियम में नियम देखा जाए, यानी जो नियम के अंदर नियम है, तो ऐसी स्थिति में इनकी संख्या टोटल बढ़ जाती है लगभग 17 करके। तो हम उपसर्ग में सारे नियम को बता दिए, उपसर्ग का विलोम कैसे बनाते हैं। अब उपसर्ग के परिवर्तन का विलोम कैसे बनाते हैं उसको बताने चल रहे हैं, उसको बता दिए। इसके बाद फिर देखेंगे क्रम से लिंग का परिवर्तन करके, युग्मों का परिवर्तन करके कैसे बनाते हैं, नए या नज शब्दों का परिवर्तन करके, नज समास का परिवर्तन करके कैसे हम विलोम बनाते हैं। इसी तरीके से कुछ होता है कि जो पूरा शब्द ही बदल दिया जाता है, शब्दों का परिवर्तन करके कैसे हम विलोम बनाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग परिवर्तन के आधार पर, लिंग मतलब होता है कि मेल का फीमेल, फीमेल का मेल के आधार पर हम कैसे हम अलग से विलोम बनाते हैं। कुछ ऐसे होता है जिनका विलोम ही नहीं बनता, लास्ट में उनके बारे में भी देखेंगे। इसके बाद की क्लास में हम प्रैक्टिस करवाएंगे विलोम का, जो नियम बता रहे हैं इस नियम को केंद्रित करते हुए। फिर अंतिम क्लास जो रहेगी, आपका टेस्ट पेपर रहेगा, विलोम का टेस्ट लिया जाएगा। आप लोग बैठेंगे कैमरे के सामने, स्क्रीन के सामने अपने रहेंगे, मोबाइल स्क्रीन के सामने रहेंगे, तो यहाँ टेस्ट लिया जाएगा। तो अपना आकलन भी कर सकते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसका हम किस तरह से सामना करेंगे। तो आज अगला स्टेप देखते हैं कि अब प्रत्यय, अभी तक आप लोग पढ़े कि उपसर्ग का परिवर्तन करके, अब देखते हैं प्रत्ययवत शब्दों का। प्रत्ययवत, प्रत्ययवत, प्रत्ययवत शब्द, शब्दांश का प्रयोग करके, शब्दांश, चलिए प्रत्ययवत शब्दांश का प्रयोग करके। प्रत्ययवत शब्दांश मतलब होता, शब्दांश क्यों कहा जाता है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश का रूप लेकर आते हैं, दोनों ही शब्दांश होते हैं। शब्दांश इसलिए कहा जाता है कि उनका अकेले में ना कोई अस्तित्व नहीं होता है, अकेले में अस्तित्व नहीं होता है, शब्दों का मेल नहीं होता, इसमें अकेले में अस्तित्व नहीं होता है। अगर शब्द से हटा दिया जाए तो उसका अस्तित्व खतरे में आ जाता है। यद्यपि कुछ अपवाद स्वरूप ऐसे शब्दांश होते हैं जो देखने में शब्द लगते हैं, लेकिन बहुतायत रूप में
वो अकेले में उनका अपना अस्तित्व नहीं होता, इसलिए शब्द ना बोल करके शब्दांश बोलते हैं। तो किताब में देखेंगे कहीं आपको हो सकता है कि नियम के रूप, पहली बात तो नियम सब लोग लिखे ही नहीं है। अगर कहीं नियम मिल भी जाए तो कहीं हो सकता है शब्द लिखा हो, शब्द अच्छा नहीं है, शब्दांश यहाँ ठीक है। प्रत्यय उपसर्ग जैसे कि बताया गया, उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़ते हैं। तो जो यहाँ शब्द के अंत में जोड़ करके एक विलोम की दृष्टि से नया विकार उत्पन्न करेंगे, एक नया परिवर्तन करेंगे, उसको हम अलग से प्रत्ययवत विलोम कहते हैं। जैसे एक उदाहरण हम लें कि केंद्राभिगामी, केंद्राभिगामी। अब देखिए केंद्र यहाँ भी है, अगले में भी केंद्र रहेगा। केंद्राभिगामी, भिगामी की जगह ये हो जाएगा केंद्रापसारी, केंद्रापसारी। केंद्राभिगामी की जगह केंद्रा यहाँ भी है, केंद्रा यहाँ भी है, यहाँ भिगामी आया, यहाँ पसारी आया, तो बाद में जुड़ा, इसलिए ये प्रत्ययवत कहा जाएगा। इसको उपसर्ग नहीं बोलेंगे, इसको प्रत्ययवत विलोम कहेंगे। इसी तरीके से जैसे दयापूर्ण है, दयापूर्ण है, दया अपने में है, इसको हो जाएगा दया शून्य, दयापूर्ण का दया शून्य। इसी तरीके से स्त्रीयुत है, तीसरा ले लीजिए, स्त्रीयुत। इसका मतलब बहुत ही सम्मान से किसी को बुलाया जा रहा है, बहुत सम्मान दिया जा रहा है। यहाँ पर स्त्रीहीन कर लीजिए, स्त्री यहाँ भी है, स्त्री यहाँ भी है, यहाँ युत हो गया, वहाँ पर हीन हो गया। इस तरह से गतिमान मतलब होता है कि जो अपने गतिमान, इसका मतलब जो गतिशीलता की स्थिति को दर्शाए, इसको बोलेंगे। इसका उल्टा होगा गतिहीन। केंद्राभिगामी, दयापूर्ण, स्त्रीयुत, गतिमान, गतिहीन। गति विकास इंपॉर्टेंट है। गति विकास मतलब विकास की तरफ हमारी गति हो, विकास की तरफ हो। गति ह्रास होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, गति ह्रास। इसका मतलब हमारी गति में कमी हो, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है, आने लायक भी है। एक ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। हाँ, कई लोग जुड़ चुके हैं इस समय, नीरज, मुकुल भी, गुड मॉर्निंग। आप सबको गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आप सबको आशीर्वाद अनुभूत करें। चलिए आगे देखते हैं। गति केंद्राभिगामी, केंद्रापसारी, दयापूर्ण, दयाशून्य, स्त्रीयुत, स्त्रीहीन, गतिमान, गतिहीन, गति विकास, गति ह्रास। तो इस तरीके से लास्ट में देखिए, शुरू में केंद्रा यहाँ भी है, दया यहाँ है, यहाँ स्त्री है, यहाँ पर गति है, यहाँ पर गति है, यहाँ भी उसी तरीके से प्रारंभ के शब्द हैं, कोई परिवर्तन नहीं। दया यहाँ भी, स्त्री यहाँ भी, गति यहाँ भी, गति यहाँ भी। लास्ट का परिवर्तन किया गया, लास्ट में बदला गया। तो लास्ट में जब बदला गया तो इसका मतलब है कि प्रत्ययवत हो गया। अब अगला स्टेप देखते हैं। तो आप लोग फिर से हमें याद दिला दें, अभी तक क्या पढ़े, कौन कौन रूल पढ़े। उपसर्ग जोड़ करके इसमें लगभग 11 रूल पढ़ा गया। उपसर्ग जोड़ करके कैसे बनाते हैं, पार्ट सेकंड में बताया गया था। इसके बाद उपसर्ग का विलोपन करके, उपसर्ग का परिवर्तन करके पढ़े। प्रत्ययवत शब्दों का परिवर्तन करके। अब इसके बाद हम लिंग परिवर्तन करके देखेंगे। लिंग ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब क्रम में है, नियम के क्रम में। लिंग परिवर्तन करके, लिंग परिवर्तन द्वारा या लिंग परिवर्तन करके। लिंग मतलब जहाँ पर पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग है, इस तरीके से लिंग का परिवर्तन करके। हाँ, यहाँ एक प्रॉब्लम आती है परीक्षा में, कभी अगर इस तरीके से वाक्य में, कभी भी इस तरीके से प्रश्न में पूछ लिया गया कि किसी शब्द के विलोम के बारे में, अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम लिंग परिवर्तन वाला उसका ऑप्शन चुने कि सजातीय ऑप्शन चुने। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखेंगे, अगर विकल्प मिलता है सजाती का, सजाती का मतलब है कि
पुरुष है तो पुरुष, संज्ञा है संज्ञा, यानी संज्ञा है तो संज्ञा, विशेषण है तो विशेषण, क्रिया है तो क्रिया, इसी तरीके से सर्वनाम है सर्वनाम, ये सजाती हो गया। अब सजाती में भी अगर मेल का मेल से तालमेल बन जाए तो प्रथम वरीयता उसको, मेल का फीमेल का फीमेल से तालमेल बन जाए उसका, अगर इस तरीके से विलोम होता हो तो पहली वरीयता उसको हम देंगे। कभी कभी होता है कि दोनों विकल्प एक साथ नहीं दिया जाता, अगर दोनों विकल्प एक साथ दे भी दिया गया, सजाती दे करके पता लगा मेल का यानी पुल्लिंग का स्त्रीलिंग दे दिया गया, पुल्लिंग का पुल्लिंग भी दे दिया गया, तो दोनों में पहली वरीयता हम पुल्लिंग का पुल्लिंग के रूप में, स्त्री का स्त्रीलिंग के रूप में देखते हैं। या तो कहीं स्पष्ट रूप से ऐसा प्रश्न में लिखा हो कि लिंग परिवर्तन के आधार पर विलोम का चुनाव करिए, तब वहां पर हम इसको सेकंड प्रेफरेंस के रूप में, द्वितीय वरीयता के रूप में देंगे। अदरवाइज हम सजाती को ध्यान में रखते हुए पुल्लिंग का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग के रूप में फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, यानी प्रथम वरीयता देंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम ले, जैसे राजा ले लीजिए, राजा का विलोम अगर पूछा जाए तो लिंग परिवर्तन के आधार पर तो रानी हो जाएगा, लेकिन अगर लिंग परिवर्तन के आधार पर ना उसको विश्लेषित किया जाए तो राजा का रंक भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन दोनों मिल जाए, अगर उसमें न दिया गया लिंग परिवर्तन के आधार पर विलोम बताइए तो पहली वरीयता हम रंग को देंगे। अगर रंग न कहीं दिया गया हो, लिंग परिवर्तन भी न लिखा गया हो, तो उस कंडीशन में रानी को प्रथम वरीयता देंगे। तो देखते हैं कुछ ऐसे शब्द कैसे होते हैं, जैसे हो गया राजा, जैसे राजा, राजा का हो जाएगा रानी लिंग परिवर्तन के आधार पर। इसी तरीके से भाई है, भाई का हो जाएगा बहन, बहन। इसी तरीके से माता है, माता का हो जाएगा पिता। ये सब बहुत आसान है। बेटा है, बेटा का बहू नहीं करेंगे, बेटी करेंगे, सजाती, इसमें भी सजाती को प्रथम वरीयता दिया जाता है। इस तरीके से वर है, वर का वधू। अब एग्जाम में मान लीजिए यहाँ पर रंक दिया गया है, सपोज करिए रंक दिया गया है और ये ऊपर नहीं लिखा गया है कि लिंग परिवर्तन के आधार पर विलोम का चुनाव करिए, ऐसे नहीं लिखा गया है, तब तो आप रंग को प्रथम वरीयता देंगे। अगर दे दिया गया कि लिंग परिवर्तन के आधार पर विलोम का चुनाव करिए, तब रानी देंगे। जहां पर कुछ नहीं दिया गया, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, रंग को, और द्वितीय वरीयता इसको देंगे। कुछ स्टूडेंट्स इस पर तर्क वितर्क करते हैं और लाजमी भी है, उनका तर्क देना भी ठीक है। कहते हैं सर हमने पढ़ा है राजा का रंग होता है, कहीं पर रानी लिखा गया है। अब परीक्षा में अगर वो राजा मान लीजिए लिंग परिवर्तन के आधार पर नहीं दिया गया, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो राजा का रानी लगाकर चले आए, तो दावेदारी उनकी भी अपनी जगह सही है, और कुछ लोग रंग लगाए तो उनकी भी दावेदारी सही है, अब जो पढ़े उसके आधार पर। लेकिन हम आपको कारण बता दिए, मैटर जब कोर्ट में जाएगा, जब तक स्पष्ट नहीं लिखा रहेगा कि लिंग परिवर्तन के आधार पर आप विलोम का चुनाव करिए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप रंग को देंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन मिलना है, यानी लिंग परिवर्तन के आधार पर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप किसी साल का, किसी भी वर्ष का साल उठाकर देख लीजिए, 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन यहाँ से रहता ही है। अगला होता है कि नए या नज परिवर्तन के आधार पर। नेक्स्ट है नए, नए, नए कहा जाता है या नज, इसको नज भी बोलते हैं। समास भी कहा जाता है। अब समास शब्द यहाँ लेने की जरूरत नहीं है, केवल इस शब्द को समझिए, नए या नज। नए का मतलब होता है, या नज का मतलब आ गया एक सरल शब्द में नहीं, इसका हिंदी अर्थ मान लीजिए नहीं। कभी कभी देखिए कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं कि जो बिना बताए ही, यानी किसी भी सोच विचार के बिना हो नकारात्मक भाव प्रकट करना शुरू कर देते हैं, नकारात्मक स्थिति देने लगते हैं। जैसे हम बात करें कि असभ्य, असभ्य, एक शब्द ले लिया गया सभ्य, आ गया तो आ का मतलब होता है, तो नए या नज बताया जा रहा था, नए या नज, नए या नज, नए या नज। इसका मतलब होता है, सरल शब्द में समझिए नहीं, इसका मतलब होता नहीं, ये नकारात्मक भाव देता,
नकारात्मक भाव देता है। नई अनज नकारात्मक भाव देगा और नकारात्मक भाव में ये नए अनज नकारात्मक भाव देगा। यानी अब नए अनज होता क्या है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो सकारात्मक नहीं अपने में ही नकारात्मक भाव देने लगते हैं, जो नकारात्मक भाव देते हैं। जब नकारात्मक भाव देते हैं यानी देखने से ही नेगेटिव स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे व्यवहारिक लाइफ में देखिए, कभी कभी कोई ऐसी पर्सनालिटी, कोई ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाता है कि जिसको देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है, उसको देखते ही सकारात्मक सोच मन में आने लगती है। लेकिन कभी कभी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो जाती है जिसको देखते ही सारी सकारात्मक एनर्जी, सारी सकारात्मक गतिविधियां नकारात्मक में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका मतलब कुछ तो उसमें विशेष ऐसी, कुछ तो ऐसी विसंगति, कुछ ऐसा विशेष लक्षण है जिसके माध्यम से इस तरीके की मन स्थिति परिवर्तित हो जाती है। तो उसी तरह से हमारे ये हिंदी में जैसे हमारे व्यक्तिगत लाइफ में, आपके व्यक्तिगत लाइफ में इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है, वैसे हिंदी व्याकरण में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करने वाले होते हैं। जो नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करने वाले अपने पूर्वगत स्थिति में ही होते हैं, उनको हम नए या नज के नाम से जानते हैं। नए या नज इसलिए कहा जाता है कि उसमें नहीं की स्थिति पाई जाती है। ऐसे शब्द में ज्यादातर जो चांस बनता नया नज को लेकर, वो स्वर शब्दों, स्वर वर्ण के साथ चांस बनता है, ज्यादातर स्वर वर्ण के साथ चांस बनता है। तो जैसे हम ले कि सभ्य, असभ्य, असभ्य, सभ्य का असभ्य हो गया। अब आ मतलब आ गया, ता मतलब नहीं। ये जो नहीं का भाव दिया, इसी को हम अलग से नया नज के रूप में जानेंगे। ये जो नहीं का भाव दिया, इसी को नया नज कहा जाता है। इस तरीके से जैसे है क्षर, क्षर एक शब्द ले लीजिए, क्षर का अक्षर। अब इसमें पूछा जाए क्षर का विलोम होता अक्षर, इसमें नए या नज कौन सा है, आ हो गया, क्योंकि आ जुड़ रहा है। इस तरीके से संभव ले लीजिए, एक संभव, संभव को हो जाएगा असंभव, असंभव। इसमें क्या हो गया, अनय या नज हो गया, नय या नज असंभव हो गया। अब अगला स्टेप लेते हैं, जैसे संभव के बाद आदि है, आदि, आदि का अनादि, आदि का आदि दिया गया, आदि का अंत भी होता है, लेकिन यहां पर देखेंगे तो आदि का क्या हो जाएगा, अनादि, 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 आदि यानी और भी हो सकता है। अनादि मतलब इसके लौकिक है, लौकिक, लौकिक मतलब होता है जो दिखाई दे, लौकिक, इसमें आ हो गया, अलौकिक, अलौकिक। इसमें नय या नज अगर देखा जाए तो आ हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। एक और ले लेते हैं, नश्वर, नश्वर, नश्वर है, इसका हो जाएगा अनश्वर, अनश्वर, सस्वर नहीं, आ हो गया। तो इस तरह से जो वर्ण किसी शब्द के ठीक पहले आकर के, वर्ण हम कह सकते हैं, जो वर्ण किसी शब्द के ठीक पहले आकर के वो नकारात्मक स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करने के कारण उनको हम, नकारात्मक स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, उनको हम नए या नज के नाम से जानते हैं। ये सारे क्या हैं, नए, इसको बोला जाता है या नज। हालांकि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता, कोई विकल्प, कोई अगर विलोम आया तो नए है कि नज है, सीधा विलोम बनाने के लिए दिया जाता है, विलोम चुनने के लिए दिया जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं युग्म के आधार पर। नेक्स्ट है युग्म के आधार पर, युग्म के आधार पर युग्म के आधार पर, के आधार पर, युग्म के आधार पर, युग्म के आधार पर। युग्म मतलब होता है जोड़ा, जोड़े के आधार पर। अब जोड़ा क्यों कहा जाता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं बोलते समय हम अगर उस शब्द के साथ जोड़ा बोलना चाह रहे हैं तो उसी जोड़े वाले शब्द को बोलते हैं। जैसे कहा जाए कि अपने, 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 इसका हो गया पराये, अपने पराये। अब अपने के साथ देखिए बोलते समय हम लोग बोलते हैं, कहते हैं भाई अपना पराया कोई नहीं। वाद विवाद, वाद विवाद,
वाद विवाद, अपने पराये वाद विवाद, संभव असंभव, संभव असंभव, असंभव आदि, अनादि। इसी तरीके से एक मिनट, इसको यहां लेने की जरूरत नहीं है, ये तो नए अनज वाला हो गया, इसको यहां नहीं लेने की जरूरत है। जीवन, जीवन का मरण, इस तरह से जैसे प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर, उत्तर। तो ये युग्म परिवर्तन, ये इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, इसके चक्कर में नहीं फंसने की ज़रूरत है। तो ऐसे कुछ विलोम आते हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इससे इसके चक्कर में पढ़ना भी नहीं है। अब एक और देखते हैं कि बहुअर्थी, अगला रूल चलते हैं। नेक्स्ट है बहुअर्थी के आधार पर, बहुअर्थी के आधार पर, बहुअर्थी, बहुअर्थी के आधार पर, आधार पर, ये सब नियम है विलोम के। बहुअर्थी, बहुअर्थी मतलब क्या होगा कि जहां पर अलग अलग अर्थ मिले उसको बहुअर्थी, बहुअर्थी के आधार पर, बहुअर्थी। बहुअर्थी जैसा नाम वैसा काम भी है, जहां पर अलग अलग अर्थ मिले। कभी कभी कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं जिसका एक से अधिक अर्थ निकलने लगता है, और जब एक से अधिक अर्थ निकलने लगता है, यानी एक ही शब्द, जैसे आप लोग देखते होंगे कभी कभी हंसी मजाक के शब्द में कोई कुछ कहता है, उस कोई सकारात्मक शब्द बोला, उसको हम नकारात्मक रूप में जोड़ करके उसका थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कर लिए, कोई नकारात्मक शब्द बोला उसको सकारात्मक के रूप में अपना बचाव कर लिए। इस तरीके कुछ शब्दावलियाँ होती हैं जिसको हम बहुअर्थी बोलते हैं। तो ऐसे ही विलोम की दृष्टि से भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुअर्थी होते हैं। बहुअर्थी के रूप में उनके आधार पर हम विकल्प दो दो दिया होता है, और दोनों विकल्प की स्थिति में यानी दोनों सही हो सकता है। तो जैसे हम कहें कि उत्तर, एक शब्द ले लें उत्तर, 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 उत्तर देखा जाए तो उत्तर का क्या होता है, दक्षिण, दक्षिण। अब इसको देखा जाए उत्तर दक्षिण, अब इसका बहुअर्थी कैसे होगा, ये दिशा बता रहा, उत्तर एक दिशा हो गया, ये दिशा हो गया, यानी दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर उत्तर दक्षिण। देखिए इसी तरीके से जैसे उत्तर है, जैसे प्रश्न है, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, ये क्या है, प्रश्न के आधार पर, ये प्रश्न के स्तर पर, प्रश्न के आधार पर या स्तर पर, के स्तर पर। अब इसमें देखिए बहुअर्थी है कि नहीं है, बहुअर्थी देखते हैं। जैसे उत्तर है, इधर दक्षिण है, दिशा के आधार पर, प्रश्न है, उत्तर है। अब परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि उत्तर का विलोम क्या होगा। अब कहीं पर एक ऑप्शन दे दिया गया दक्षिण, कहीं पर ऑप्शन दे दिया उत्तर, कहीं पर दक्षिण दे दिया, कहीं पर उत्तर दे दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, किसको हम माने, एक संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न होती है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में भाई ध्यान रखिएगा, दिशा के आधार पर उत्तर का दक्षिण, और प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर का, प्रश्न के आधार पर, प्रश्न करने के स्तर पर प्रश्न का उत्तर होगा। तो इस स्थिति में वरीयता किसको दिया जाए, इसमें इस तरीके क्वेश्चन दिए ही नहीं जाते हैं। अगर आए तो वरीयता देने या न वरीयता देने की जरूरत नहीं है, या तो ब्रैकेट में लिखा हो दिशा के आधार पर, और ब्रैकेट में एग्जामिनर ऐसा लिखता उखता नहीं है, इस तरीके गलती नहीं करेगी। इतना हिंट ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में इतना ज़्यादा हिंट नहीं मिलता किसी को। तो ऐसी स्थिति में आप चाहे जो विकल्प लगा देंगे दोनों सही है। इसमें अगर देखा जाए तो सही तो दोनों है, लेकिन दक्षिण को ज़्यादातर माना जाता है, फर्स्ट प्रेफरेंस उत्तर का हम दक्षिण देते हैं।
दिशा के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर। अब अगला कुछ देखते हैं, कुछ ऐसे ही और भी विलोम के शब्द होते हैं। विशेष रूप से इसको हेडिंग डालेंगे विशेष, विशेष, विशेष। विशेष मतलब क्या है, कभी तक जो पढ़े उसमें से ये कुछ अलग से है। विलोम निर्धारण दूसरी हेडिंग इसका, विशेष में विलोम निर्धारण, विशेष में विलोम निर्धारण। विलोम का हम निर्धारण कैसे करते हैं, विलोम कैसे निर्धारित किया जाता है कि यही विलोम होगा या ऐसा ही होगा, विलोम निर्धारण। विलोम शब्दों का निर्धारण 4 आधार पर किया जाता है। इसके निर्धारण का कुल 4 आधार है, कुल 4 आधार हैं। 4 आधार कौन कौन सा है, 4 आधार इसके निर्धारण का। पहला है विषम संदर्भ, पहला आधार है विषम संदर्भता के आधार पर, विषम संदर्भता, संदर्भता के आधार पर, विषम संदर्भता के आधार पर। विषम संदर्भता के आधार पर, विषम संदर्भता मतलब कैसे हुआ कि यानी सम नहीं है कि अलग। जैसे प्रकाश ले लीजिए एक उदाहरण, प्रकाश का अंधकार, अंधकार, प्रकाश का अंधकार, अंधकार, दिन का रात, सुबह का शाम। तो ये जो देखिए विषम, विषम मतलब सम नहीं है, दिन है तो रात है, इसका मतलब है दोनों के भाव में एकदम ऊर्ध्व अरहर की स्थिति बन रही है, एक बहुत आगे एक बहुत पीछे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये विषम संदर्भता है। दूसरा है भौतिक संदर्भता के आधार पर, दूसरा है कि भौतिक संदर्भता के आधार पर, भौतिक संदर्भता, भौतिक संदर्भता के आधार पर, भौतिक संदर्भता। संदर्भता क्या होता है, ये शब्दावली आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है। संदर्भता के आधार पर, भौतिक संदर्भता, भौतिक पहले जानिए, जो हम जीवन जी रहे हैं इसमें जो सुख समृद्धि पाने की इच्छा रख रहे हैं, जहाँ पर हम कठिनाई से आराम की तरफ के बारे में सोच रहे हैं, इसी को भौतिक कहा जाता है। जो हमको दिखाई दे रहा है ये भौतिक है, अच्छे से बुरा, बुरे से अच्छा, ये भौतिक है। जैसे ले लें भौतिक संदर्भता, जैसे एक शब्द ले लें मोटा, मोटा क्या हो गया, पतला, मोटा को पतला। अब इसमें भी विषम संदर्भता दिख रही है, लेकिन विषम संदर्भता ये भौतिकता को लेकर चल रही है। तो जब भौतिकता को लेकर चल रही है, इसी तरीके से लंबा, छोटा, छोटा मोटा, तो ये भौतिक संदर्भता है। तीसरा लेते हैं, तीसरा तो पहला हो गया विषम संदर्भता, दूसरा भौतिक संदर्भता, तीसरा है विषम संरचनात्मकता, विषम संरचनात्मकता, विषम संरचनात्मकता, विषम संरचनात्मकता के आधार पर, संरचनात्मकता के आधार पर, संरचना ही जिसकी विषम हो, अलग अलग हो, विषम संरचनात्मकता के आधार पर। अब ये क्या होता है विषम संरचनात्मकता? देखिए विषम संरचनात्मकता जैसे मान लीजिए है कि सुगम, सुगम, अच्छा गम, दुर्गम। तो सुगम, दुर्गम, सुगम मतलब क्या होता है जहां पर आसानी से हम पहुंच सके, दुर्गम मतलब होता है जहां हमको बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़े। इस तरीके से इसको हम विषम संरचनात्मकता कहते हैं। अगला स्टेप होता है विषम घटकता के आधार पर, चौथा है विषम घटकता के आधार पर, विषम घटकता, घटकता के आधार पर, घटकता के
आधार पर घटक अलग अलग हो, सम न हो, बराबर न हो, अलग अलग हो, विषम घटकता के आधार पर। अब विषम घटकता क्या होता है? जैसे हम कहें कि घटक अलग अलग हो, जैसे नर बोल दिया गया, नर का घटक विषम घटक क्या होगा? नर का पुरुष कह दिया गया, सम हो गया, नर का नारी बोल दिया, नर का नारी। इसी तरीके से मानव का दानव हो गया, नर का नारी, मानव का दानव। इसी तरीके से भाई के जैसे ले लीजिए, यानी मेल का फीमेल, फीमेल का विषम घटकता इसको कहा जाता है। ये सारी चीजें अलग अलग रूपों में विलोम को निर्धारित करने में सहायक होती हैं। इसके साथ देखा जाए कुछ और नोट करने वाली बात है कि प्रत्येक शब्द का, नोट करने वाली क्या बात है कि दुनिया में जितने शब्द बने हैं सबका विलोम हो ये भी संभव नहीं है। हर शब्द का विलोम पूरी तरीके से संभव नहीं होता। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका विलोम नहीं होता है। जैसे हम कहें मेज का विलोम क्या होगा? अब अगर जोड़ें, कहें कि मेज का विलोम कुर्सी होगा, नहीं, कुर्सी नहीं होता, मेज ओज का विलोम नहीं होता। इस तरीके से बाल का विलोम पूछें क्या हो सकता है? कुछ लोग कहेंगे बाल का दाढ़ी होगा, मूछ होगा, बिल्कुल नहीं होता, इसका विलोम नहीं होगा। इस तरीके से जैसे टोपी बोल दिया गया, टोपी का विलोम क्या होगा? टोपी का भी कोई विलोम नहीं होता। घास का विलोम क्या होगा? घास का भी नहीं होता है। इस तरीके से दुनिया के सारे शब्द विलोम को लेकर चलें, कुछ एक्सेप्शनल हैं जिनका विलोम नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में सारे शब्दों का विलोम नहीं होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे अरूढ़ शब्द कहे जाते हैं जिसका कोई रूढ़ ना हो, जिसको अरूढ़ के नाम से भी हम जानते हैं। तो ध्यान देंगे सारे शब्दों का विलोम नहीं होता। अब अगर कंक्लूजन देखा जाए तो कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं विलोम सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले विलोम अगर आता है एग्जाम में, सजातीय पदों का, सजातीय शब्दों का, सजातीय का विलोम होता है, विजातीय का, सजातीय विलोम देखा जाता है, विजातीय नहीं देखा जाता है। सजातीय का मतलब क्या हुआ? अगर कोई शब्द संज्ञा दिया गया, सबसे पहले आप संज्ञा के रूप में उसका चुनाव करिए। अगर कोई शब्द सर्वनाम दिया गया है तो विलोम की दृष्टि से सर्वनाम चुनिए। अगर कोई शब्द विशेषण दिया गया है तो उसको विलोम की दृष्टि से विशेषण का चुनाव करिए। इसी तरीके से क्रिया दिया गया तो क्रिया का चुनाव करिए, विलोम की दृष्टि से क्रिया विशेषण दिया गया तो क्रिया विशेषण के रूप में चुनाव करिए। लिंग का अगर लिख करके दिया गया है तो लिंग के आधार पर हम विलोम का परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये पहले तो हम सबसे पहले विलोम का विकल्प चुनने के लिए, विलोम का प्रश्न सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सजातीय भावों पर हम चलते हैं। विलोम पर दिमाग में बैठा लीजिए, हमेशा अच्छा होता है विकल्प की दृष्टि से सजातीय विलोम होना चाहिए, विजातीय नहीं होना चाहिए। जब सजातीय पर हम विचार कर लेते हैं उसके बाद एक एक रूल को अप्लाई करते हैं। एक एक रूल को अप्लाई करने में सबसे पहले क्या बताया गया कि उपसर्ग लगा करके विलोम। दूसरा रूल बताया गया, अच्छा उपसर्ग लगा करके, इसमें कुल 11 नियम है, उसको हम पहले पार्ट में दिए हैं। इसके बाद दूसरा बताया गया कि उपसर्ग को हटा करके, उपसर्ग को हटा करके इसके बाद फिर प्रत्ययवत शब्दों का प्रयोग करके, फिर लिंग का परिवर्तन करके, युग्म परिवर्तन करके, न या नज का प्रयोग करके, इसके बाद कुछ ऐसे होते हैं कि जो अलग अलग रूपों में विलोम की पुष्टि नहीं कर पाते, सबका विलोम नहीं होता है। विलोम के निर्धारण की 2-3 विधि होती है, अभी अभी हम इसका अलग अलग रूपों में चर्चा किए। विलोम निर्धारण के लिए कुल 4 विधियां हैं। 4 विधियां हैं। सबसे पहले है विषम संदर्भता के आधार पर, विषम संदर्भता के आधार पर, ये पहली विधि हो गई, इसके आधार पर हम निर्धारित कर लेते हैं। दूसरा होता है भौतिक संदर्भता के आधार पर विलोम का निर्धारण कर लेते हैं। तीसरा होता है विषम संरचनात्मकता के आधार पर, तीसरा यह है विषम संरचनात्मकता के आधार पर। इसके बाद चौथे पर बात करें विषम घटकता के आधार पर। इस तरीके से विलोम के निर्धारण की कुल 4 विधियां भी हैं और चारों विधियों को प्रयोग करके, यानी पहले नियम लगाएं। सबसे पहला काम यह है, पहले आप सजातीय और विजातीय को अलग करेंगे। सजातीय होना चाहिए पहले कॉन्सेप्ट, सजातीय के बाद नियम अप्लाई करना शुरू करेंगे। उपसर्ग है, उसमें जो विकल्प दिया रहेगा उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, इसका सबका ध्यान रखते हुए उसके बाद विलोम के निर्धारण की चारों में से एक विधि कोई न कोई होगी, उसका प्रयोग करके हम विलोम का निर्धारण कर लेते हैं। कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जिसका विलोम नहीं होता है। तो इस तरह से आज पार्ट 3 के अंतर्गत, पार्ट 3 के साथ, ये पार्ट 3 था, इसके पहले 2 पार्ट दे चुके हैं। जो प्लेलिस्ट में जो लोग न देखे हों, प्लेलिस्ट में जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख सकते हैं। शुरू से पूरा नियम दिया गया है। इसके पहले जहाँ से विलोम की शुरुआत की उसमें सेल्वस
पाठ्यक्रम और कुछ स्ट्रेटजी के बारे में हम सारी चीज़ें बताए हैं। तो पार्ट 3 के साथ विलोम का रूल या नियम आज समाप्त होता है। कल की क्लास में कल सुबह 9 बजे से कल की क्लास में हम प्रैक्टिस कुछ सेट देंगे, यानी प्रैक्टिस करवाएंगे। इसके बाद परसों की क्लास में टेस्ट लेंगे, इसके बाद तब जा करके विलोम चैप्टर पूरा होगा। इसके बाद विशेष विशेषण हम की शुरुआत करेंगे। पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर उनको हम ले रहे हैं, इसके बाद इसी क्रम में हम सारे सिलेबस को पढ़ाएंगे। आज यहीं इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।